देखो, तो हमने पढ़ा था कि कभी कभी हम खुद ही ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे हम खुद टेंशन में आ जाते हैं, खुद ही संकट में आ जाते हैं। ठीक है, देखो, हम खुद को अपने आप से बचा सके, हम कभी कभी ऐसा फैसला ले लेते हैं लालच में जिसके चलते हम खुद ही टेंशन में आ जाते हैं। हमारा दिमाग जो है कभी कभी उल्टे काम ज़्यादा कर देता है। क्लियर है? जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये लड़की जो है इसका एग्ज़ाम भी है और टीवी सीरियल भी देखना है इसको। टीवी सीरियल देखेगी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी और एग्ज़ाम की तैयारी करेगी तो टीवी सीरियल नहीं देख पाएगी। तो इसका मन जो है बड़ी दुविधा में है, तो इसने पूरे फैमिली को कहा है कि आप लोग आज टीवी मत देखो, तो हमें भी देखने का मन नहीं करेगा, तो हम कोई टीवी नहीं देखेगा तो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया? तो जितनी गलत चीज़ें हैं जिसके चलते आदमी टेंशन में आ जाता है तो कोई उसको करने के लिए बाध्य नहीं करता है। बहुत सारे सिचुएशन में आदमी खुद अपने टेंशन में आने के अपने गलत डिसीजन के कारण नुकसान कर लेता है, कभी कभी देश को भी नुकसान कर देता है। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट में अभी रेड लाइट सिग्नल है और तुमने ट्रैफिक क्रॉस कर लिया, तो कोई जिसका सिग्नल ग्रीन है वो गाड़ी आएगी और तुमको मार के चली जाएगी। तो वो जो गलत डिसीजन है वो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो बहुत नुकसानदेह होता है, तो हमें कौन रोकता है उन चीज़ों को करने से? संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिसमें देश की आस्था रखता है, जिसमें देश आस्था रखता है। तो मान लो कि लोकतंत्र है यहाँ पर और हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो संविधान हमें ऐसे काम करने से रोकता है। मान लो कि लोकतंत्र कहता है कि सभी को बराबर अधिकार है, सभी को समानता अधिकार है, और हम जाति के आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या लिंग के आधार पर नुकसान पहुंचाते हैं, लड़का लोग जो है लड़की लोगों को परेशान कर रहा है या लड़की लोग लड़का लोगों को परेशान कर रही है, तो इस तरीके से ये गलत काम करने से कौन रोकता है हमें? संविधान। संविधान कहता है कि सब बराबर है, जाति, धर्म, लिंग, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, सब लोग बराबर है। तुम बहुसंख्यक हो कि अल्पसंख्यक हो, कोई मैटर नहीं करता। जितनी सुविधा बहुसंख्यक को मिलनी चाहिए उतनी ही सुविधा अल्पसंख्यक को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान हमें गलत फैसले लेने से रोकता है। लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। देखो, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है, तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि सारे नेता एक ही जैसे हैं, सारे नेता चोर हैं, कोई देश की तरक्की नहीं करता, सारी पार्टियां एक ही जैसी है। तो लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग कभी कभी यह महसूस करने लगते हैं कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन कर देना चाहिए देश में। लेकिन फौजी शासन होगी या तानाशाह शासन होगी तो देश को कितना नुकसान होगा ये हम नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कभी कभी लोकतंत्र के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ इतना परेशान हो जाते हैं कि हम लोग सोचने लगते हैं यार इससे अच्छा तो फौजी शासन रहता तो पूरा नियम कानून चुस्त दुरुस्त रहता, या फिर कोई तानाशाह हिटलर जैसा आदमी रहता तो शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती, सभी कानून से डरते। अभी तो कोई किसी को हत्या कर देता है, कोई किसी की चोरी कर लेता है और पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, क्योंकि सबके ऊपर क्या है? नेताओं का सपोर्ट है। समझ में आया? तो कभी कभी लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन ये जो हमारी भावना है
इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। उनको ये नहीं पता चल पाता है, जो लोग सोचते हैं कि तानाशाही शासन हो या आर्मी रूल आना चाहिए देश में, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि यदि ज़्यादा दिन तक आर्मी रूल रह गया या तानाशाही शासन रह गया तो हमारे भावनाओं को आहत कर देगा, हमारे भावनाओं को तहस नहस कर देगा, हमारी सारी फैसिलिटी या जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र हैं उनको तहस नहस कर देगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तरी कोरिया का क्या हाल है। ठीक है, जहाँ भी आर्मी रूल है, मिलिट्री रूल है, वहाँ का क्या हाल है। पाकिस्तान में नॉर्मली आर्मी रूल रहता है, वहाँ का फौज ही, वहाँ का आर्मी ही वहाँ का शासन संभालता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो पाकिस्तान का देख सकते हैं क्या हाल है, या नॉर्थ कोरिया का देख सकते हैं क्या हाल है। तो हमें जो गलत फैसले कभी कभी ले लेते हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो हमें उनसे कौन रोकता है? संविधान ही रोकता है। क्लियर है? अब देखो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जो भी उस समय के नेता थे, जो लीडिंग रोल में जो लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और एक न एक दिन भारत आज़ाद होगा। तो जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमारा भारत किस तरीके का होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज़ादी के बाद भी ऐसी शासन व्यवस्था हो जाए जिससे कि लोगों को नुकसान हो, लोगों के शरीर में डर रहे। समझ में आया? तो वो लोग हमेशा इस बात के लिए सचेत थे। अब देखो, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कैसे होता है आवाज के? औपनिवेशिक राज्य जो अंग्रेजों का शासन था उसने इतना अत्याचार कर दिया था, इतना लोगों को परेशान कर दिया था कि हमारे नेता चाहते थे कि जब भी देश आज़ाद हो और नई शासन व्यवस्था रहे तो कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए? तो औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, क्योंकि लोगों की सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी, सारी आज़ादी छीन ली गई। तो नेताओं ने सोचा कि ऐसा भारत होगा, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ऐसा भारत होगा जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी होगी, लोगों को बोलने का अधिकार होगा, लोग ही सरकार बनाएंगे और सरकार जब निरंकुश हो जाएगी तो लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ फैसिलिटी होगी जिससे कि वो विरोध कर सके। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा, मतलब वोट देने का अधिकार सबको होगा। ठीक है? अब इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। एक आदमी नहीं बता सकता था कि पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। तो अब जो कानून व्यवस्था कैसे होगी ये सब एक बुक में लिखा जाना था, एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाना था। तो इसको एक आदमी नहीं डिजाइन कर सकता था, इसके लिए 300 लोगों का एक टीम बना जिसको हम संविधान सभा कहते हैं। और उन्हीं लोगों ने क्या किया, भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। लगातार लोग डिस्कशन करते रहे 3 साल तक। 300 लोग एक साथ बैठ के लगातार डिस्कशन करते रहे 3 साल तक कि हमारे देश की सरकार कैसे चलेगी, लोगों को आज़ादी कितनी दी जाएगी। ठीक है?
लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाएगा, लोगों के कितने अधिकार होंगे और सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर के बारे में देखो थोड़ा सा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लौह पुरुष कहते हैं इनको। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। मतलब संविधान में ऐसा कुछ नहीं था जो कि शॉर्टकट में हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से चर्चा होती थी। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे और इसी के संबंध में उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे और संविधान में एक एक नियम जो लिखे गए हैं कि देश कैसे चलेगा, वो सारा का सारा 300 लोग डिस्कस करते थे आपस में। तो थोड़ा बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। कोई पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में संविधान लिखा गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उसकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। अम्बेडकर जी का मानना था कि जो निचली कास्ट के लोग हैं, छोटे कास्ट के जो लोग हैं, उनको संविधान से बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों के संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हमने संविधान में लिख दिया था कि छोटी जातियां बड़ी जातियां आपस में भेदभाव नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, वो बड़ी जातियों के ज़्यादा बनेंगे। तो इसीलिए छोटी जातियों के लोगों को भी बढ़ चढ़कर पढ़ाई लिखाई करके आईएएस ऑफिसर और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ऑफिशियल बनना चाहिए, ताकि अपने कास्ट की, अपने जाति की लोगों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, अब देखो जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। उसी समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और होना था, और काफी ज्यादा दंगे हो रहे थे, लाखों लाख लोग काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, और उधर संविधान लिखा जा रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, वो भारत में जाएगी या पाकिस्तान में जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। मतलब जनता की सामाजिक स्थिति भी, जाति के नाम पर लोग बटे हुए थे और आर्थिक स्थिति भी काफी भयानक थी। गरीबी गरीबी चारों तरफ। धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये सारे मुद्दे उनके सामने थे कि भाई साहब ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सारे लोग मिलजुल के रहे, आपस में लड़ाई झगड़े किसी भी तरीके के न हो, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय थे, न तो उनकी भाषा एक थी, न तो धर्म एक था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। तो संविधान ऐसा होना चाहिए कि सबको बांध के और एक करके रखे कि हम लोग एक ही भारत के निवासी हैं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, अब देखो, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है।
उन 300 लोगों ने मिलकर डिस्कशन के साथ इतना उथल पुथल मार काट दंगे फसाद होने के बावजूद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और उन लोगों ने एक ऐसा दस्तावेज लिखा बहादुरी के साथ कि सभी लोग मिलजुल के देश में रहते हैं। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। मतलब ऐसा संविधान लिखा गया जिसे गरीबी उन्मूलन कैसे हो सके, गरीबी को कैसे दूर किया जा सके, सभी लोग अपने खाने का और अपने इच्छाओं को पूर्ति करने का पैसा कमा सके और प्रतिनिधियों की चयन में जो लोग अपना नेता चुनते हैं, विधायक का सांसद चुनते हैं, उसमें जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। क्लियर है बात? आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं पर लगातार ध्यान में रखिए जिनमें दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को किस तरह से हल किया था। हमने पढ़ तो लिया कि बड़ी बहादुरी से और बड़े अच्छा संविधान लिखा, लेकिन ऐसा क्या लिखा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था लिखी जिसके चलते हम अलग अलग भाषा बोलते हुए भी, अलग अलग धर्म के होते हुए भी, अलग अलग जाति के होते हुए भी, अलग अलग संस्कृति फॉलो करते हुए भी भारत देश एक रहता है। तो ऐसा क्या लिखा तो देखते हैं। सबसे पहले संघवाद, फेडरलिज्म, ये सबसे बड़ी चीज है। देश में कहीं भी घटना होती है तो हम कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, यानी अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। कुछ भी घटना हुई, नरेंद्र मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, हर आदमी के एक ही जुबान पे होता है। कोई गलत काम हो गया तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। लेकिन जब हम संघवाद को, फेडरलिज्म को ठीक से समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे देश का कानून, पूरे देश की व्यवस्था केवल नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। देश में केवल एक स्तर की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार। देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। पंचायती राज जिसको क्लास 6 में पढ़ना है, राज्य सरकार जिसको क्लास 7 में पढ़ना है, और केंद्र सरकार जिसको हम लोग 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकारें हैं। ठीक है, पंचायती स्तर पे मुखिया वगैरह का चुनाव होता है। ठीक है, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर, और केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 3 सरकारें होती हैं और तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग होता है। कोई भी घटना हो या कोई भी चीज हो तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है या प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, शासन व्यवस्था की एक विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश का फैसला न लेने लगे। डेवलप की गई कि जो दिल्ली में कुछ सांसद हैं और प्रधानमंत्री की जो टीम है वही पूरे देश का फैसला नहीं ले सकती है। तो क्या हुआ फिर? इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सके। कौन इलाका कैसा है इस पर नज़र रखने के लिए हमने क्या किया, राज्य स्तर पर भी एक सरकार बनाई। केंद्र स्तर पर भी सरकार थी लेकिन राज्य स्तर पर भी एक सरकार थी, बनाई गई। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है।
भारत के जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कई फैसले ऐसे ले सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार जिससे जुड़े कई फैसले ऐसे हैं जिस पे मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय स्तर की बात है उसमें केंद्र सरकार फैसला लेगी, और जो राज्य स्तर की बात है उसमें राज्य सरकार फैसला लेगी। जैसे हमारी आर्मी तो पूरे देश में होती है ना, तो आर्मी का पेमेंट करना या आर्मी के बारे में कोई भी फैसला लेना केंद्र सरकार के हाथ में होता है। हमारी विदेश नीति या दूसरे देशों से बातचीत केंद्र सरकार के हाथ में होता है। पूरे देश का फाइनेंशियल बजट तैयार करना केंद्र सरकार के हाथ में होता है, मैनेज करती है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राज्य सरकार के अंडर में क्या आता है, जैसे उस टाइम का सिंचाई, राज्य में सिंचाई, खेती, राज्य की सड़कें जो राज्य सरकार के अंडर में आती है। ठीक है। छोटे स्कूल जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। तो कई फैसले जो होते हैं जो राज्य सरकार फैसला लेती है, और इंडिपेंडेंट, केंद्र सरकार से इंडिपेंडेंट फैसला लेती है। केंद्र सरकार उसमें दबाव नहीं डाल सकती है। और कई फैसले केंद्र सरकार लेती है जो केंद्र से रिलेटेड होता है, पूरे देश से रिलेटेड होता है, और उसे राज्य सरकार को मानना पड़ता है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से, बिना पैसे का तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता है ना, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये लोग पैसा, टैक्स कलेक्शन कहाँ से करेंगे, इसका भी संविधान में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, और पंचायती राज के पास पैसा कहाँ से आएगा। क्लियर है। संविधान के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। देखो, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार कहेगा वही राज्य सरकार को मानना है। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिले हैं। संविधान ने उसको ताकत और अधिकार दिया है कि तुम अपने राज्य को फ्री होकर चला सकते हो। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग ये संघवाद के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे जरूरी है संघवाद को समझना कि भाई साहब पूरे देश को प्रधानमंत्री नहीं चलाते। पूरे देश को कौन चलाता है? 3 सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज। और सबके अपने अपने अलग दायरे हैं, सबके अलग अलग अपनी एरिया है कि कौन किससे रिलेटेड फैसला ले सकता है। कई फैसले हैं जो कि राज्य सरकार ले सकती है, जो कि केंद्र सरकार से इंडिपेंडेंट ले सकती है, केंद्र सरकार उस पर दबाव नहीं डाल सकती है। और कई केंद्र से संबंधित फैसले हैं जो पूरे देश से रिलेटेड है और उस पर केंद्र सरकार फैसला लेती है और राज्य सरकार को उसको मानना पड़ता है। और तीसरा स्तर क्या है सरकार का? पंचायती राज। पंचायती राज का भी अपना अलग महत्व है और अपना दायरा। पिक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि ये पिक्चर किस चीज के बारे में है। ये वोटिंग हो रही है, वोट दे रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग संसदीय शासन पद्धति पढ़ेंगे। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इसके विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देगी। नीचे दिए गए चित्र में लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार मतलब जो लोग भी 18 साल से ऊपर के हैं, भारत देश के निवासी हैं,
वो अपना वोट दे सकते हैं भारत सरकार के चुनाव में, ठीक है। वो प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसा हो, और राज्य स्तर पर क्या होता है, हमारा एमएलए कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसा हो, ये हम लोग चुनाव करते हैं। और ए.के. अय्यर ने कहा था कि ये जो चुनाव का सिस्टम है जिसमें हर वयस्क आदमी जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, इससे उनमें ज्ञान बढ़ेगा कि अरे हम तो सरकार चुन रहे हैं, हम तो मालिक है, हम ही सरकार है, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो नॉलेज बढ़ेगा, और नेता भी उनके कुशल क्षेम और जीवन स्तर की सुविधा बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर सरकार बदलेगी भी, जब नेता उनका कुशल क्षेम नहीं पूछेंगे तो वो फिर अगली बार उनको वोट नहीं देंगे, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति क्या है? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं, चाहे हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना हो, चाहे सांसद चुनना हो, और चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनना हो, चाहे विधायक चुनना हो, और चाहे अपना गांव का मुखिया चुनना हो, चाहे शहर में काउंसलर चुनना हो। एमसीडी के काउंसलर चुनते हैं ना, तो ये सारे चुनाव हम लोग खुद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। जो लोग भी भारत में 18 साल से ऊपर हैं, मैं 18 साल से ऊपर हूं तो मैं वोट दे सकता हूं। किसको वोट देना है वो अधिकार हमें मिला हुआ है, और ये अधिकार संविधान ने दिया है। स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया था। संघर्ष करते करते लोगों को लग गया था कि अब उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए और किसको वोट देना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित उच्च नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। मतलब लोग जागरूक होने लगेंगे, लोगों के पास ज्ञान आ जाएगा कि भाई अब हमें फर्क नहीं करना, चाहे वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, औरत मर्द के नाम पे या धर्म के नाम पे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग सीधी भूमिका में होते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, औरत हो या मर्द हो, ये चुनाव लड़ सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। और सबके वोट का जो वैल्यू है वो बराबर है। चाहे मुकेश अंबानी सबसे धनी आदमी वोट दे या सबसे गरीब आदमी, कोई रिक्शा वाला वोट दे, वोट की वैल्यू बराबर है। कोई भी 18 साल से ऊपर है वोट दे सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम नेता चुनते हैं, वो जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। उन्हें बताना पड़ता है अगले चुनाव में कि भाई साहब हमने कोई गलती की है, इस बार गलती नहीं होगी, या हमने चुना था तो हमने आपको ये फैसिलिटी दिया, हमने आपके लिए ये काम किया, ठीक है। अब देखो शक्तियों का बंटवारा, ध्यान से सुनना इसको। केवल हम लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री ही पावरफुल है, प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना इसको। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सबके अलग अलग काम होते हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम लोग वोट देके भेजते हैं, वो किस में जाते हैं? विधायिका में। जो लोग कानून बनाते हैं, क्लियर है? हमारे देश का कानून कैसा होना चाहिए, वो कौन बनाता है? विधायिका, जो हम सांसद चुन के भेजते हैं। हमारे सांसद का नाम क्या है? रमेश बिदूड़ी, ठीक है।
तो जो हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं वो लोग क्या करते हैं, विधायिका में जाके, पार्लियामेंट में जाके बहस करते हैं और कानून बनाते हैं। लेकिन कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल की टीम आ जाती है, जो कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा डिस्कशन करके और बहुत सोच समझ के वो पालन करवाना, पूरे देश में लागू करवाना और शासन व्यवस्था को ठीक से चलाना किसके हाथ में होता है? कार्यपालिका के हाथ में होता है। और न्यायपालिका के हाथ में क्या होता है? फिर न्यायपालिका की व्यवस्था को, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका देखता है। किसी का किसी से भी मतभेद हो, न्यायपालिका देखती है उसको। हो सकता है राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच लड़ाई हो गई, हो सकता है राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हो गई, हो सकता है जनता की सरकार से लड़ाई हो गई, हो सकता है जनता की आपस में लड़ाई हो गई, जनता की जनता से लड़ाई हो गई। तो ये जितने फैसले हैं, ये जितनी लड़ाइयाँ हैं, इसका समाधान कौन करता है? न्यायालय। और न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करती है और सारी शासन व्यवस्था को देखती है, और न्यायपालिका यदि कहीं पे मतभेद है तो उसको दूर करने का प्रयास करती है या दूर करती है। ठीक है, अब देखो, कहीं ये एक दूसरे से मिलजुल के तो काम नहीं करते, नहीं, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। देखो, सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों की शक्तियां एक दूसरे से क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कोई भी किसी पर दबाव नहीं दे सकता कि आप हमारे अनुसार काम कीजिए या आपको हमारे अनुसार काम करना ही पड़ेगा। तीनों इंडिपेंडेंट है और तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। किसने दिया है? संविधान ने। ठीक है, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। मतलब ऐसा नहीं हो कि प्रधानमंत्री चुने गए तो वो क्या हो जाए? निरंकुश हो जाए, कोई भी फैसला लेने लगे तो न्यायपालिका उस पर लगाम लगा लेगी। विधायिका उल्टा सीधा काम करेगी तो न्यायपालिका उस पर लगाम लगा देगी। ठीक है, कंट्रोल कर सकती है। तो तीनों एक दूसरे पे अंकुश भी रखते हैं, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और तीनों एक दूसरे पे, तीनों के पास अलग अलग पावर है। इस तरह तीनों अंगों के बीच का संतुलन बना रहता है। देखो, इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। मतलब सांसद क्या बोल रहे हैं, विपक्ष के सांसद क्या बोल रहे हैं, उसको सुने ही नहीं। कहीं कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री है इतना निरंकुश ना हो जाए, इतना ताकतवर ना हो जाए, किसी की बात नहीं सुने। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्रवाई शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित तथा नियंत्रित की जा सके। अभी देखा गया कि प्रधानमंत्री बन गया तो अपने आप को सर्वा नहीं समझने लगे। प्रधानमंत्री को भी पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुन के निर्णय लेना पड़ेगा या चलना पड़ेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार हमने प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया तो वो 5 साल के लिए हमारी बर्बादी कर दे और हम 5 साल तक पछताते रहें और वो इतने निरंकुश हो जाए कि हमारी बात नहीं सुने। तो उसके लिए संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार दिए हैं कि आपने एक बार वोट दे दिया ठीक है, लेकिन यदि सरकार का कोई भी नेता आपको परेशान करता है तो आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। ये पूछ देगा अंतरात्मा क्या होती है भारतीय संविधान की? तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत को संविधान में,
वो भारत संविधान की अंतरात्मा कही जाती है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। मतलब कि औपनिवेशिक शासन ने यह पैदा कर दिया था दिमाग में कि कहीं कोई भी निरंकुश हो सकता है, कोई भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है, जनता को परेशान कर सकता है, जनता को गुलाम बना सकता है। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे, जो लोग कानून बना रहे थे, संविधान लिख रहे थे, वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, कोई भी नेता जबरदस्ती नहीं करे। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार से क्या फायदा होता है? राज्य की सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती और मनमाना काम नहीं कर सकती। इस तरह संविधान राज्य और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सरकार चुन लिया और सरकार हमें परेशान करेगी। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। ऐसा कई चीजें हैं जिससे अल्पसंख्यकों को रक्षा होती है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमारा दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब पहले तो पब्लिक अपनी दावेदारी कर सके कि हमें अधिकार है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ, और दूसरा, सरकार को भी बाध्य होना पड़े कि नहीं, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोड पे जनता आंदोलन कर रही है और नेता अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता आवाज़ उठा रही है तो उसको नेताओं को सुनना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी एक खंड नीति निर्देशक तत्व, देखो, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून लाए और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मतलब ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीबी हटे, सरकार द्वारा जनता की गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है। अब देखो, कुछ मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लेते हैं जो संविधान से आम आदमी को मिला हुआ है। सबसे पहले है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं कि तुम इस धर्म के नाम पे हो, तुम भाड़ में जाओ, इस धर्म के लोगों को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे होटल हो, चाहे दुकान हो इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि तुम इस होटल में जा सकते हो, उस होटल में नहीं जा सकते हो। सभी होटल में या सभी दुकान में, हर सार्वजनिक प्लेस पर सभी लोग जा सकते हैं। रोजगार के मामले में राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जिनके बारे में किताब में आप आगे पढ़ेंगे, जैसे छुआछूत की प्रथा वगैरह हो गई। इसमें कुछ अपवाद है। इतना बराबर अधिकार देने के बाद भी आज भी छुआछूत की प्रथा है, छोटे कास्ट के लोगों के साथ छुआछूत होता है। ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तुम अपनी आवाज़ को उठा सकती हो। यदि सरकार से तुम असंतुष्ट हो तो तुम अपनी आवाज़ को रख सकती हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कोई सभा बुला सकती हो या सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तुम्हारे पास।
देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। हम लोग देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं या कोई कारोबार कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये किसने अधिकार दिया है? संविधान ने, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई कंपनी है, तुम काम करवाना चाहती हो तो किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती। यदि कोई बंदा काम करना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो वो काम कर सकता है। और 14 साल से कम उम्र के लड़के यदि तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, जेल हो सकती है। तो इसीलिए 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को काम पर नहीं रख सकते। ठीक है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म अपना भी सकते हैं, धर्म बदल भी सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम इस धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, उस धर्म का नहीं कर सकते। सभी अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। अब देखो, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मतलब ऐसा कहा गया है कि अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने समुदाय की, अपनी संस्कृति, अपनी विकास की रक्षा के लिए वो लोग अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये संविधान ने अधिकार दिए हैं। जैसे हम लोगों का गुरुकुल होता है जिसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, मुसलमानों का मदरसा होता है। समझ में आया? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखो, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकती है। यदि सरकार किसी इंसान के खिलाफ, किसी आम नागरिक के खिलाफ कोई एक्शन ले ले तो वह आदमी सरकार के खिलाफ न्यायालय जा सकता है। यह अधिकार उसको संविधान ने दिया है। ठीक है। अब देखो, धर्मनिरपेक्षता, यह भी संविधान में लिखा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें, समझ में आया? अब देखो, यह अंतिम है। धर्मनिरपेक्षता, ध्यान से सुनना। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जैसे कि ये हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, वो सभी धर्म के लोगों के साथ बराबर का न्याय देता है, किसी को ज़्यादा फैसिलिटी या किसी को कम फैसिलिटी नहीं देता है। कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। हमारे यहाँ धर्म के नाम पे बहुत सारे दंगे फसाद हुए हैं, ऐसा इतिहास रहा है। तो इसीलिए हमारे संविधान में कहा गया कि सभी धर्म के लोगों को बराबर सुरक्षा मिलेगी, सभी धर्म के लोग बराबर हैं। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश के प्रति अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। देखो, जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही पूरा खेल बदल जाता है, उसी तरह जिस देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी रूप भी बदल जाता है। जैसा कि हम लोग नेपाल के केस में देखे थे, पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था, लेकिन अब क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। तो संविधान बदलने से देश की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। क्लियर है? तो ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया।